हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम की संरचना के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, संरचना। तो बेसिकली हम पिछले 2 लेक्चर में क्रोमोसोम के केमिकल कंपोजिशन और क्रोमोसोम की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे पास बचता है कि वास्तव में क्रोमोसोम देखने में कैसा होता है, बाहर से देखने में उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उन सबको एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, ये एक डायग्राम है जो एनाफेज क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ आपको, ये एनाफेसिक यानी कि एनाफेज क्रोमोसोम है, जो एनाफेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसमें आप देख रहे हैं जो बाहर की तरफ ये जो लेयर है, ये है पेलिकल। वैसे कुछ बताते हैं कि पेलिकल पाया जाता है और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि पेलिकल जैसी कोई संरचना क्रोमोसोम पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर पाई जाती है तो पेलिकल इस तरह की होती है, जो इस पूरे क्रोमोसोम को कवर किए हुए होती है। उसके बाद जो अंदर की तरफ जो पदार्थ है इसमें जो भरा होता है, उससे हम कहते हैं मैट्रिक्स। उसके बाद देखो, ये जो एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए का धागा होता है, यानी एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। ऐसे ही अगर दूसरा क्रोमोसोम है तो 2, लेकिन एक क्रोमोसोम के अंदर केवल एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से इसमें ये डीएनए का मॉलिक्यूल है जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के और ये यहाँ तक चला गया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा। इसका नाम है क्रोमोनीमेटा। ये जहां पर देखो, ये क्रोमोसोम की एक भुजा है, ये क्रोमोसोम की दूसरी भुजा है। इस भुजा को हम P और एक भुजा को हम कहते हैं Q। जहां पर ये दोनों भुजाएं मिलती हैं या जुड़ी होती हैं, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्णन। ठीक है, कुछ क्रोमोसोम के अंदर जो ये सकरा भाग है, ये सकरा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं संकीर्णन, सकरा हो जाता है। अब कुछ क्रोमोसोम के अंदर ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रिक्शन या संकीर्णन और पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकीर्णन। यहां पर होता है सबसे लास्ट में, अगर हम चलेंगे इस जगह पर, ये जो डीएनए यहाँ और यहाँ पर होते हैं टीलोमियर। सबसे अंतिम खंड माने जाते हैं टीलोमियर, और ये दोनों साइड में होते हैं, और अभी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये जो टीलोमियर और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बीच में जो हिस्सा होता है, ये वाला, ये टीलोमियर और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बीच का जो हिस्सा है, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं उसको? सैटेलाइट। सभी क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट नहीं पाया जाता है, लेकिन जिन क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट पाया जाता है उन्हें हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। अब हम एक एक करके सभी संरचनाओं के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। इसका पहला है पेलिकल। पेलिकल, ये देखो थिन लेयर होती है, पतली परत है, थिन लेयर है, आपको दिख ही रही है। उसके बाद पूरे क्रोमोसोम को घेरे रहती है, क्रोमोसोम को घेरे रहती है, और एक्रोमेटिक होती है, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता है, एक्रोमेटिक होती है। ये भी आपको यहाँ पर
देखना, इसमें कोई रंग नहीं होता, पेलिकल है, पतली परत होती है। उसके बाद है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी कि जो इसके अंदर भरा हुआ होता है, भरण होता है, जिसको हम कहते हैं भरण, ग्राउंड यानी कि भरण सब्सटेंस है, ठीक है, भरण पदार्थ है जो पेलिकल के अंदर पाया जाता है। इसमें क्रोमोनीमेटा होता है, क्रोमोनीमेटा होता है, क्रोमोनीमेटा, दिस इज क्रोमोनीमेटा, जिसमें क्रोमोनीमेटा होता है। और तीसरा जो पार्ट है जो इसके अंदर हमको मोस्टली दिखाई देता है वो है क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा, तो क्रोमोनीमेटा वैसे तो अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रोमोसोम का। तो बेसिकली जो क्रोमोनीमेटा है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इसकी जो 8 माइक्रोफाइब्रिल्स सूक्ष्म तंतु, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की 8 माइक्रोफाइब्रिल्स तंतु इस क्रोमोनीमेटा में पाए जाते हैं। और ये लगभग बहुत ही टाइट कोइल हो जाता है, ठीक है, और 800 एंगस्ट्रम का एक फाइबर बनाता है, जिसे हम कहते हैं, एक थ्रेड बनाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा। यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस तरह घूम घूम के 8 माइक्रोफाइब्रिल्स, जैसे एक ये हो गया, फिर किसी घूम गया इस तरह से, फिर तीसरा बार घूम गया, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, इस प्रकार से 8 माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है, जो 800 एंगस्ट्रम लंबा डीएनए का धागा, यानी कि धागा बनाते हैं, इसको थ्रेड, जो टाइटली कोइल्ड पैक्ड होता है। तो ये होते हैं 3 इसके वो भाग जो आपको आसानी से दिखाई देते हैं, एक तो पेलिकल, एक इसके अंदर मैट्रिक्स और एक होता है क्रोमोनीमेटा। अब अगर हम माइटोटिक अवस्था को देखते हैं तो माइटोटिक स्टेज में इसके अंदर कुछ पार्ट्स और भी पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक बार इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे दूसरा लिखता हूँ। कौन कौन से पार्ट है भी माइटोटिक मेटाफेज में। अगर हम माइटोटिक यानी कि समसूत्री विभाजन की मेटाफेज देखते हैं, और ये आपको पता ही भी कि अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी होती है तो हम माइटोटिक यानी कि मेटाफेज का ही इस्तेमाल करते हैं। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम सबसे ज्यादा मोटे, छोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कुल मिलाकर के जो क्रोमोसोम की संरचना है वो काफी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। सेंट्रोमियर भी दिखाया, सेंट्रोमियर पर जो काइनेटोकोर्स होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, जो तर्कु तंतु है वो आके जुड़ते हैं। ये आपको अगर पढ़ना है इस तरह से ये क्या तर्कु तंतु होते हैं, कैसे माइटोसिस होता है, तो इसके लिए आप मेरे सेल डिवीजन वाले वीडियो देख सकते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं इसमें, नंबर 1 पहला है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, तो देखो मेटाफेज के अंदर ही क्रोमेटिड आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। देखो क्रोमेटिड जो ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी आपको एनाफेज के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी कि एक क्रोमोसोम अलग हो चुका है, ठीक है। माइटोसिस की बात कर रहे हैं, माइटोसिस में एनाफेज में। तो जब एनाफेज में मेटाफेज के अंदर क्या होता है, देखो जैसे बात ये है, मान लो ये एक क्रोमोसोम है इस तरह से, इसमें 2 भुजाएं होती है ऐसे, ठीक है, ये इसका सेंट्रोमियर है और यहाँ पर ये इसका दूसरा क्रोमेटिड है। इस तरह से 2 क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं और दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है,
ठीक है। तो जब रेप्लिकेशन होने से इसका जो धागा होता है, ये धागा डबल हो जाता है, ठीक है। और इसमें से फिर ये जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है यहाँ से टूट जाता है, आधे क्रोमोसोम इधर आधे इधर, यानी एक क्रोमेटिड इधर एक क्रोमेटिड इधर, और फिर एक क्रोमेटिड ही फिर दो भागों में दो पूरा क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं क्रोमेटिड। इसको हम इन दोनों को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड दो जो एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हैं उसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा इज ए फाइबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। तीसरा जो पार्ट है वो है क्रोमोमियर्स। देखो अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्रोमोमियर्स को छोड़ करके बारीक ये सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं। क्रोमोमियर्स वो स्थान होते हैं। देखो एक्चुअली क्रोमोमियर्स होते क्या हैं? हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल कल पढ़ा था। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या होता है, जैसे जगह जगह पर इस तरह से ये संरचना पाई जाती है, और ये जो है वो डीएनए के धागे से आपस में रैप होती है, जुड़ी होती है, यानी कि ये इसके साथ ऐसे 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 जुड़ा होता है, ये ऐसे, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। ये बाद में फिर गुथ जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो फिर यही बाद में क्रोमेटिड बनाती है, ठीक है। तो जब हम इस क्रोमेटिड के ऊपर देखते हैं ना, तो ये यहाँ जैसे यहाँ पर कहें, यहाँ इस तरह से ये क्रोमोमियर्स नजर आते हैं। इन क्रोमोमियर्स को हम ये मानते हैं कि जितने भी एक्टिव जीन्स होते हैं, एक्टिव जीन्स वो एक क्रोमोमियर्स ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली क्रोमोमियर्स नहीं है, मतलब ये कोई बिंदी नहीं है, ये वास्तव में अगर देखें तो ये एक न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम जिसमें 147 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के होते हैं। अगर हम इस तरह से कई क्रोमोमियर्स को आपस में मिला दे तो वास्तव में एक लंबा जीन बन सकता है। तो दिस इज द एक्टिव जीन होता है, ठीक है। ये होते हैं क्रोमोमियर्स। उसके बाद हम चले तो सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकीर्ण। दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो सेंट्रोमियर के बारे में क्या कह सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? देखो ये स्मॉल होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोनिमा। सेंट्रोमियर के बारे में ये स्मॉल स्ट्रक्चर होती है ऑफ क्रोमोनिमा। स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोनिमा, यानी कि ऐसा नहीं कि पेलिकल से बन रहा है, नहीं, बल्कि ये जो है ये डीएनए के धागे से ही बना, यानी कि डीएनए का जो धागा होता है वो यहाँ पर खराब हो जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा विड्थ है, इनकी चौड़ाई में है, और यहाँ पर क्या वाइड है, यहाँ पर ये थोड़ा नैरो हो जाता है, तो ये संकीर्ण बन जाता है। और संकीर्ण बनने से ये स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोनिमा, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। एक सबसे बड़ी बात है कि दिस इज द परमानेंट स्ट्रक्चर। ये परमानेंट स्ट्रक्चर होती है, ऐसा नहीं कि भाई ये कभी बन जाए कभी हट जाए, नहीं, ये परमानेंट ही पाई जाती है क्रोमोसोम के अंदर। बिना इसके क्रोमोसोम हम कहेंगे भाई बिना इसके जो क्रोमोसोम है वो रहेगा, क्योंकि इसका होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के दो क्रोमेटिड या दो अर्धगुणसूत्र आकर जुड़ जाते हैं। ये आपको पता ही कि भाई इस जगह पर दो क्रोमेटिड्स या दो अर्धगुणसूत्र आकर के जुड़ते हैं, है ना।
टू क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंड हियर, या इससे जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर वो भाग होता है जहां से दो गुणसूत्र आपस में, या जहां पर दो गुणसूत्र आपस में आकर के जुड़ते हैं और डिवाइड यानी कि गुणसूत्र को P एंड Q दो भुजाओं में ये बांट देता है। अगर मैं इसको Q कहूं तो ये भुजा Q कहलाती है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम को दो भागों में बांट देता है, दो भुजाओं में बांट देता है। इसके एक भुजा P और दूसरी भुजा Q कहलाती है। एक बात और है कि इसकी जो जगह है, ये बात थोड़ा सा आप समझना कि इसकी जो पोजीशन है या जो स्थिति है वो कांस्टेंट होती है। ये वाली ये स्थिति जो है वो प्रत्येक क्रोमोसोम के लिए कांस्टेंट होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक आइडेंटिफिकेशन का क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका होता है। यानी कि इसके द्वारा हम क्रोमोसोम की पहचान कर सकते हैं कि अलग अलग क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो अलग अलग होती है और इस आधार पर हम क्रोमोसोम की पहचान कर सकते हैं। तो ये है सेंट्रोमियर। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट पार्ट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा यहाँ पर हम आगे तो देखो एक अलग से चीज है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। देखो काइनेटोकोर में और सेंट्रोमियर में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, काइनेटोकोर में और सेंट्रोमियर में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बेसिकली क्या है, अगर देखा जाए तो सेंट्रोमियर के पास ही काइनेटोकोर होता है, इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन हो कि भाई सेंट्रोमियर जो है वही काइनेटोकोर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सेंट्रोमियर अपने स्थान पर रहता है। यहाँ पर ये डीएनए का धागा होता है, इस तरह से ये डीएनए का धागा है, इधर भी डीएनए का धागा है। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा संकीर्ण हो गया है। अब इस जगह पर जो सेंट्रियोल से जो निकलते हैं तर्कतंतु वो यहाँ पर नहीं जुड़ते हैं, बल्कि यहाँ पर एक पार्ट और होता है इस तरह से। हालांकि होता है इसके अंदर सेंट्रोमियर भी है, मेनिका नहीं होता है, सेंट्रोमियर भी होता है इसमें इस तरह से। लेकिन ये 19 प्रोटीन से बना 19 प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती हैं। 19 प्रोटीन से बना ये एक थोड़ा सा एरिया होता है। इस एरिया पर जो तर्कतंतु है वो आकर जुड़ते हैं और इसी को कहते हैं हम काइनेटोकोर। यानी कि सेंट्रोमियर पर नहीं जुड़ते हैं। अब देखो ये जो काइनेटोकोर वाला जो प्रोटीन है ना, ये डायरेक्ट अंदर क्रोमोनीमा से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि पेलिकल तो बहुत पतला होता है, पेलिकल बहुत पतला होता है। तो जो काइनेटोकोर है, जो 19 प्रोटीन है काइनेटोकोर की, वो डायरेक्ट क्रोमोनीमा से जुड़ती हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। पांचवा नंबर जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या द्वितीयक संकीर्णन। अब ये क्या है, ये भी भाई किसी पार्टिकुलर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, मतलब एक स्थान है कि इस स्थान के आधार पर हम किसी पार्टिकुलर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा क्रोमोसोम है। तो देखो सेकेंडरी जो सेट अभी हम बात करेंगे सेटेलाइट के अलग से, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हर किसी में नहीं पाया जाता है, किसी किसी के अंदर ही पाया जाता है। अब देखिए सैटेलाइट क्या होता है। देखो ये सैटेलाइट है, ये बताया था मैंने कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है और टीलोमियर है, उसकी जो नियरेस्ट टीलोमियर है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और नियरेस्ट टीलोमियर के बीच का जो खंड, ये जो भाग है, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी कि द्वितीयक संकीर्णन और पास वाले टीलोमियर के बीच का जो रीजन है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। जिन क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट पाया जाता है
उन्हें हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। और सेट क्रोमोसोम होते हैं 13, 14, 15, 21 और 22। इन 5 क्रोमोसोम के अंदर सैटेलाइट पाया जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। ये ध्यान रखिए, सभी के अंदर नहीं होता है सेकेंडरी सैटेलाइट, केवल इन 5 क्रोमोसोम के अंदर होता है, 13, 14, 15, 21 और 22। उसके बाद देखो, इसमें न्यूक्लियोलस इज ऑलवेज एसोसिएटेड, यानी कि जो न्यूक्लियोलस है ना, केंद्रिका, वो इसके साथ जुड़ी होती है। न्यूक्लियोलस हमेशा जुड़ी होती है, न्यूक्लियोलस हमेशा जुड़ी होती है, इसलिए इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन या ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इससे यानी कि सेट क्रोमोसोम से, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि सेट क्रोमोसोम से न्यूक्लियोलस जुड़ी होती है, तो ये जो NOR होता है वो इसी के अंदर उपस्थित होता है। अब है 6 नंबर, टीलोमियर। टीलोमियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टीलोमियर, तो टीलोमियर जो है वो मैंने बताया आपको, भाई सबसे अंतिम खंड जो है वो टीलोमियर होते हैं। किसी भी क्रोमोसोम के सबसे अंतिम खंड टीलोमियर होते हैं, और इस जगह पर जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा गुथा होता है। तो देखिए, अब इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। तो ये क्रोमोसोम के विशेष अंतिम खंड होते हैं जिनके अंदर पोलैरिटी होती है, यानी कि ध्रुवता पाई जाती है। ये क्रोमोसोम के विशेष अंतिम खंड होते हैं जिन पर पोलैरिटी या ध्रुवता पाई जाती है। ये क्या करते हैं, ये जैसे मान लो कहीं से दूसरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर टीलोमियर है, इस जगह पर टीलोमियर है, यहाँ पर टीलोमियर है, यहाँ पर टीलोमियर है, तो इसमें एक पोलैरिटी है। अब सपोज मान लो ये क्रोमोसोम क्या है, आपस में यहाँ पर ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि बहुत छोटी जगह होती है न्यूक्लियस, उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं इस तरह से। तो ये ऐसे, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ भी इसका टीलोमियर है, इसमें भी यहाँ पर टीलोमियर है, इसमें भी यहाँ पर टीलोमियर है, ये भी टीलोमियर है। तो होता ये है कि इस टीलोमियर के और इस टीलोमियर की वजह से ये क्रोमोसोम आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, अन्यथा फ्यूज हो जाएगा टीलोमियर ना हो। अगर मान लो कहीं से मैं इसको तोड़ देता हूँ यहाँ से, अब इसका टीलोमियर वाला खंड चला गया, तो अब ये क्रोमोसोम किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो सकता है। तो जो टीलोमियर होता है वो क्रोमोसोम को आपस में फ्यूज होने से रोक देता है। अगर मान लो कहीं से कोई क्रोमोसोम टूट जाता है, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम फ्यूज भी हो जाएगा, और जो टूटा हुआ खंड है वो कभी भी जीवित नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो दीज आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें 6 पार्ट हमने देखे। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड से बना होता है। क्रोमोनीमेटा, ये क्रोमोनीमेटा है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्रोमियर्स, इसके ऊपर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर की बिल्कुल मोती के समान संरचना। सेंट्रोमियर, दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जहां पर 2 क्रोमेटिड आपस में आकर जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमोसोम सैटेलाइट, देन टीलोमियर। अब हम आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कैसे कैसे होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम।
टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो पहला है ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम। ये हम सभी जानते हैं कि ऑटोसोम्स जो हैं उनको हम कहते हैं एलिंग गुणसूत्र, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो देखो, अगर मानव की बात करें तो मानव में 44 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोम्स, और XX और XY होते हैं लिंग क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरह से 46 क्रोमोसोम होते हैं। छियालीस क्रोमोसोम होते हैं। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर 2, सेंट्रोमियर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, ये कितने हैं भाई। तो देखो, इसमें क्या होता है, अगर देखो जैसे मान लो एक सेंट्रोमियर है तो उसको हम कहेंगे मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक यानी कि एक सेंट्रोमियर। अगर मान लो 2 सेंट्रोमियर है तो हम कहेंगे डाइसेंट्रिक, 2 सेंट्रोमियर। अगर मान लो 2 से ज्यादा है तो हम कहेंगे पॉलीसेंट्रिक, मोर देन 2। अगर मान लो ये है ही नहीं है, सेंट्रोमियर है ही नहीं है, तो कहते हैं एसेंट्रिक, सेंट्रोमियर एब्सेंट। ठीक है, और जब सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है वो ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो ब्रेक जो क्रोमोसोम होता है, ब्रेक के जो क्रोमोसोम के कारण सेंट्रोमियर समाप्त हो जाता है, और ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम, और ऐसे क्रोमोसोम बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये भी बता देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। नंबर 3, on the basis of location of centromere, location of centromere। इसमें पहला है मेटासेंट्रिक, नंबर 1 मेटासेंट्रिक। देखो, मेटासेंट्रिक की जो कंडीशन है उसमें क्या है कि क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीचों बीच में होता है, यानी कि जो 2 भुजाएं हैं पी और क्यू, उनकी लंबाई एक समान होती है। ये पी है और ये क्यू है, बिल्कुल मिड में होता है, मेटासेंट्रिक। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या है कि जो पी भुजा है वो छोटी हो जाती है। देखिए कैसे कि ये पी भुजा है और ये क्यू भुजा है, इस तरह से आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो पी भुजा है वो सॉल्ट हो गई है, देन क्यू, दिस इज पी, दिस इज क्यू। यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो पी भुजा की तरफ, यानी कि इस एंड की तरफ, जो इधर पी भुजा है उस एंड की या उस एंड की तरफ सेंट्रोमियर डिस्प्लेस हो जाता है या थोड़ा सा चला जाता है, जिसकी वजह से पी भुजा छोटी हो जाती है और क्यू भुजा बड़ी हो जाती है। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक,
एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या है कि क्रोमोसोम की जो भुजा है पी वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है, बिल्कुल एक पॉइंट पिन पॉइंट की तरह, इस तरह से। दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, वेरी शॉर्ट। एक्रोसेंट्रिक में वेरी शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद चौथा है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, तो टीलोसेंट्रिक में क्या है, एंड ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो सेंट्रोमीयर होता है ना वो एंड ऑफ क्रोमोसोम पर चला जाता है। क्रोमोसोम नॉट देखिए जरा वैसे डायग्राम बना लेते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर होता है, ये सेंट्रोमीयर है, इसमें पी भुजा होती नहीं है भाई। पी भुजा जो है वो पी भुजा एब्सेंट होती है, क्यू भुजा पाई जाती है, ये क्यू भुजा है, ठीक है। और मानव के अंदर इस प्रकार के टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो सच क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन ह्यूमंस, यानी कि मानव में ऐसे क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कि मेटासेंट्रिक कौन कौन से क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो मेटासेंट्रिक पाया जाता है एक नंबर क्रोमोसोम, 3 नंबर क्रोमोसोम, 16 नंबर क्रोमोसोम और 19 नंबर क्रोमोसोम और 20 नंबर क्रोमोसोम। ये 5 क्रोमोसोम होते हैं जिनमें मेटासेंट्रिक कंडीशन पाई जाती है, यानी कि पी और क्यू भुजा बराबर होती है। उसके बाद दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में एक तो होता है 2 नंबर क्रोमोसोम, एक होता है 4 नंबर, और 4 से लेकर के 12 तक, 4 से लेकर के 12 क्रोमोसोम तक। उसके बाद होता है 17, 18 और एक्स क्रोमोसोम, 17, 18 और एक्स क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सब मेटासेंट्रिक कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, जिसमें पी बहुत छोटा हो जाता है। तो एक्रोसेंट्रिक में होते हैं 13 से लेकर 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम, ये सब एक्रोसेंट्रिक होते हैं। 13 से लेकर 15, 13, 14, 15, 21 और 22, तो कुल मिलाकर के इनके अंदर सैटेलाइट होता है, ठीक है, वाई में नहीं होता। उसके बाद टीलोसेंट्रिक है, इस प्रकार के क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, मानव के अंदर इस प्रकार के क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।